अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि पांचों गॉड एम्परर्स, जिनमें वो आरोगेंट कांग शितियन भी शामिल था, अपनी सीटों से झटके में खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने तुरंत बैरियर हटाया। सामने से एक लंबा और हैंडसम आदमी धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। उसके आते ही वहां मौजूद हर इंसान को अपने अंदर इंफीरियोरिटी फील होने लगी। वो कोई और नहीं, ड्रैगन मोनार्क था, वेस्टर्न डिवाइन रीजन का रूलर और प्राइमल केओस का सबसे ताकतवर प्राणी। ड्रैगन मोनार्क की उम्र 3.5 लाख साल थी। यानी वहां मौजूद पांचों गॉड एम्परर्स की उम्र मिला भी लो तो भी ड्रैगन मोनार्क उनसे बड़े थे। ड्रैगन्स की बॉडी और टैलेंट इंसानों से बहुत ऊपर होता है, और ये तो ड्रैगन्स का भी किंग था। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर भी इसके सामने कमजोर थे। ड्रैगन मोनार्क का आना मतलब किंग का आना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए माफी मांगी कि वो बिना बुलाए आ गए, लेकिन इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हाथ जोड़कर कहा कि उनका आना ही बहुत बड़ा ऑनर है। अब आगे जैसे ही ड्रैगन मोनार्क वहां पहुंचे, कंफर्ट गॉड स्टेज पर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स अपनी जगह से खड़े हो गए और झुककर उन्हें ग्रीट किया। उन लोगों के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि 4 गॉड एम्परर्स के बाद अब ड्रैगन मोनार्क को अपनी आंखों से देखना मतलब लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ड्रैगन मोनार्क ने स्माइल किया और अपना हाथ हल्का सा नीचे दबाया। इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तभी वहां एक अजीब सा सीन हुआ। जैसे ही ड्रैगन मोनार्क ने हाथ नीचे किया, एक हल्की सी हवा का झोंका चला और वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स की बॉडीज अपने आप, बिना उनकी मर्जी के, वापस अपनी सीट्स पर बैठ गई। ये कोई जबरदस्ती वाला ब्रूट फोर्स नहीं था, बल्कि एक सॉफ्ट प्रेशर था जिसे रेसिस्ट करना इम्पॉसिबल था। ये देखकर वहां सब सन्न रह गए, क्योंकि ऐसी पावर कंट्रोल किसी ने आज तक नहीं देखी थी। ड्रैगन मोनार्क इटर्नल हेवन गॉड एम्परर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गए। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हंसते हुए पूछा, ड्रैगन मोनार्क का आना हमारे लिए सरप्राइज है। क्या ड्रैगन क्वीन ठीक है? अपनी वाइफ का नाम सुनते ही ड्रैगन मोनार्क के सख्त चेहरे पर एक सॉफ्टनेस आ गई और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इनवाइट भी दिया कि अगर टाइम मिले तो वो लोग ड्रैगन गॉड रियल्म जरूर आए। अब बात काम की शुरू हुई। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने एक कमेंट पास किया कि लगता है ड्रैगन मोनार्क भी इस बार के ग्रेट मैटर में इंटरेस्ट रखते हैं। ड्रैगन मोनार्क का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने सीधे इटर्नल हेवन गॉड एम्परर की आंखों में देखा और कहा, मैंने अफवाहें सुनी थी पर यकीन नहीं हुआ था। तुम सच में इटर्नल हेवन पर्ल के अंदर 3000 साल का टाइम कंप्रेस कर रहे हो, वो भी सिर्फ 3 साल में। ड्रैगन मोनार्क ने वार्निंग देते हुए कहा कि इटर्नल हेवन पर्ल की पावर बेशक इन्फिनिट है, लेकिन अगर उसे इतना पुश किया गया तो उसकी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो सकती है और उसे रिकवर होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने इसे डिनाई नहीं किया, बस सिर हिलाया। ड्रैगन मोनार्क को हैरानी थी कि इतना बड़ा रिस्क लिया गया, और वो भी आउटसाइडर्स के लिए। इसका मतलब साफ था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। तभी इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बात सिर्फ ईस्टर्न डिवाइन रीजन की नहीं है। अगर हमने उस मुसीबत को कंट्रोल नहीं किया तो ये वेस्टर्न और सदर्न डिवाइन रीजन्स को भी ले डूबेगा। ये सुनकर ड्रैगन मोनार्क और गॉड एम्परर शितियन दोनों चौंक गए। माहौल एकदम भारी हो गया था। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने साइड में खड़े 3 हेवनली मिस्ट्री एल्डर्स की तरफ इशारा किया, मास्टर्स प्लीज। वो तीनों एल्डर्स, जो अब तक चुप थे, अपनी धुंधली आंखों के साथ आगे आए। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बस कुछ ही पल के मेहमान हैं। उनकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखने के लिए अपनी लाइफ स्पैन की बलि दी थी। मास्टर मो यू ने खांसते हुए फॉर्मेशन बनाया और हवा में एक बड़ी सी स्क्रीन खोल दी। सब लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या दिखने वाला है। स्क्रीन पर पहले तो सिर्फ डार्कनेस थी, गहरा अंधेरा। वो काफी देर तक रहा, लेकिन फिर अचानक वहां एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। उस लाल रोशनी को देखते ही सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो रोशनी खून से भी ज्यादा लाल थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज सीधे उनकी सोल में चुभ रही हो। ड्रैगन मोनार्क की भी त्योहियां चढ़ गई। ये क्या है? मास्टर मो यू की आवाज किसी भारी घंटे जैसी गूंजी। यह है प्राइमल केओस का एंड, जिसे आप वॉल ऑफ प्राइमल केओस भी कह सकते हैं। यह सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए। प्राइमल केओस इतना बड़ा है कि उसका एंड ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन गॉड रियल्म के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र था।
मोयू ने बताया कि 20 साल पहले उन्हें एक अजीब सी एंजाइटी फील हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ दांव पर लगाकर फ्यूचर देखा और उन्हें ये लोकेशन मिली, प्राइमल केओस का सबसे ईस्टर्न हिस्सा। मोयू ने भारी मन से खुलासा किया, ये जो लाल रोशनी आप देख रहे हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो ये वॉल ऑफ प्राइमल केओस में आई एक दरार, क्रैक। गॉड एम्परर शितियन तुरंत बोल पड़े, इम्पॉसिबल। वॉल ऑफ प्राइमल केओस को तो ट्रू गॉड्स भी खरोंच नहीं सकते, वहां क्रैक कैसे आ सकता है? ड्रैगन मोनार्क ने भी एग्री किया कि इसे सिर्फ लेजेंडरी हेवनली प्रोफाइन ट्रेजर्स ही नुकसान पहुंचा सकते थे, जो अब गायब हो चुके हैं। तभी ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने बात काटी, हम सिर्फ फ्यूचर सीन पर भरोसा नहीं कर रहे, मैं और इटर्नल हेवन गॉड एम्परर खुद वहां गए थे। यह सुनते ही ड्रैगन मोनार्क का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। अगर दो गॉड एम्परर्स ने खुद अपनी आंखों से देखा है तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रीन पर उस क्रैक का एक क्लोजअप व्यू प्रोजेक्ट किया। अगले ही पल पूरा कम्फर्ट गॉड स्टेज एक खौफनाक लाल रोशनी से नहा गया। स्क्रीन पर वो क्रैक अब साफ दिख रहा था। उसे देखकर वहां बैठे एक्सपर्ट्स को लगा जैसे वो किसी खून के समुद्र में डूब रहे हों। वो सिर्फ एक इमेज थी, पर उसका फियर इतना रियल था कि सबकी रूह कांप गई। किसी ने डरते हुए पूछा, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने हाथ हटाया और वो डरावनी रोशनी गायब हो गई। उन्होंने बताया, हम वहां 1 साल तक रुके थे, वहां सिवाय स्पेशल स्टॉर्म्स के कुछ नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो क्रैक बड़ा हो रहा है। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। उन्होंने आगे कहा, जब हम वहां पहुंचे थे वो क्रैक 7 फीट का था। 1 साल बाद वो 10 फीट का हो गया। अंत में उन्होंने वो बात कही जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये क्रैक प्राइमल केओस की किसी पावर की वजह से नहीं है, या तो ये वॉल का नेचुरल प्रोसेस है, या फिर प्राइमल केओस के बाहर से कोई चीज अंदर आने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर की बातें सुनकर पूरे कम्फर्ट गॉड स्टेज पर सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लोग आपस में खुसफुस करने लगे, प्राइमल केओस के बाहर ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने कहा, वहां तो एंशिएंट डेविल गॉड्स भी जिंदा नहीं बच पाए थे, तो वॉल ऑफ प्राइमल केओस को तोड़ने वाली चीज वहां कैसे हो सकती है? सीन ये था कि हर कोई इसे नॉनसेंस मान रहा था। मुवांजी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और हुओ रूली भी फ्रॉनिंग फेस के साथ सुन रहा था। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह बात 4 गॉड एम्परर्स के सामने हो रही थी, इसलिए यह कोई मजाक तो हो नहीं सकता था। गॉड एम्परर शितियन जोर से हंसे, हाँ, क्या तुम लोग खुद भी अपनी बातों पर भरोसा करते हो? प्राइमल केओस के बाहर लाइफ इम्पॉसिबल। ड्रैगन मोनार्क हंसे नहीं, वो काफी देर तक कुछ सोचते रहे और फिर बोले, ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर, नॉर्मल तरीके से सोचें तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने सबके सामने ये बात कही है तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर आगे आए और उन्होंने एक एंशिएंट लेजेंड याद दिलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है प्राइमोर्डियल एरा ऑफ गॉड्स के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि क्रिएशन गॉड मोई ने हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड से वॉल ऑफ प्राइमल केओस को चीर दिया था ताकि वो डेविल गॉड्स को बाहर बैनिश कर सके? नीचे बैठे भीड़ में से कई लोगों ने सिर हिलाया, क्योंकि ये लेजेंड अपर स्टार रियल्म्स में काफी फेमस था। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने खुलासा किया, मैंने एंशिएंट टेक्स्ट को फिर से चेक किया है। जिस जगह पर क्रिएशन गॉड मोई ने वॉल को काटा था वो जगह प्राइमल केओस के बिल्कुल फारेस्ट में थी। माहौल एकदम स्टिफ हो गया। ड्रैगन मोनार्क ने पूछा, तुम्हारा मतलब है? इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कंफर्म किया, हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जहां वो लाल क्रैक दिखाई दिया है वो वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड ने वार किया था। उन्होंने समझाया कि उस स्वॉर्ड की पावर इतनी एक्सट्रीम थी कि उसने ट्रू गॉड्स को भी मारा था। हो सकता है कि स्वॉर्ड की बची हुई सुप्रीम डिवाइन पावर ने उस वुंड को भरने नहीं दिया और सालों साल डैमेज बढ़ता गया, जिससे अब वो क्रैक बन गया है। सब लोग अपनी सांसें रोके सुन रहे थे। वॉल ऑफ प्राइमल केओस की बातें उन्होंने सुनी तो थी, पर आज ये उनकी रियलिटी बन गई थी। ड्रैगन मोनार्क ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं सीधे बोलूंगा, ये थ्योरी इम्पॉसिबल तो नहीं लगती, लेकिन ये काफी फाफेच है। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने आह भरी, सच है, लेकिन इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तभी स्वॉर्ड सोवरेन जुन वुमेन अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी रेपुटेशन बहुत हाई थी, इसलिए सब चुप हो गए। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, रिस्पेक्टेड गॉड एम्परर्स, अगर ये क्रैक बढ़ता गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये वो सवाल था जो सबके मन में चल रहा था। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर का चेहरा भारी हो गया।
उन्होंने जवाब दिया, अगर वॉल ऑफ प्राइमल केओस कोलैप्स हो गई तो बाहर की कैलेमिटीज अंदर आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से बाहर की दुनिया में एंडलेस कैलेमिटीज है। अगर वो एनर्जी अंदर आई तो पास के स्टार रियल्म्स खत्म हो जाएंगे, क्लाइमेट और एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो तबाही ट्रू गॉड्स तक को मार सकती है। ये सुनकर ईस्टर्न डिवाइन रीजन के एक्सपर्ट्स के चेहरों से रंग उड़ गया। ग्लेज लाइट रियल्म किंग ने पूछा, ये तबाही कब आएगी? इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने सिर हिलाया, कोई नहीं जानता। हो सकता है ये क्रैक अपने आप गायब हो जाए या फिर इसे टूटने में लाखों साल लगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये कुछ सालों में या कल ही टूट जाए। ड्रैगन मोनार्क ने अब जाकर पूरा खेल समझा। उन्होंने पूछा, तो ये प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन असल में उस कैलेमिटी की तैयारी के लिए है? इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने सीरियस होकर कहा, करेक्ट। हम रिस्क नहीं ले सकते। हेवनली मिस्ट्री रियल्म के 3 मास्टर्स ने अपनी जान देकर ये फ्यूचर देखा है। हम पिछले कई सालों से स्पेशल एनर्जी वाले स्टोन्स जमा कर रहे हैं ताकि वॉल को फिक्स कर सके, लेकिन उन्होंने असली प्रॉब्लम बताई। वॉल को फिक्स करने में हजारों साल लग सकते हैं। अगर इस बीच कैलेमिटी आ गई तो उन्हें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो अपनी बॉडी और एनर्जी से उस गैप को ब्लॉक कर सके। इसीलिए उन्होंने यंग एक्सपर्ट्स को चुना है। अगर हम इन बच्चों को इटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म में 3000 साल, बाहर के 3 साल ट्रेन करेंगे तो वो एक ऐसी फोर्स बन जाएंगे जो ईस्टर्न डिवाइन रीजन को बचा सकेगी। अब लोगों को समझ आया कि उन्हें फ्री पास क्यों दिया जा रहा था। अगर कैलेमिटी नहीं आई तो ईस्टर्न डिवाइन रीजन को 1000 पेयरलेस एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और अगर आई तो यही लोग ढाल बनेंगे। कंफर्ट गॉड स्टेज पर सन्नाटा था। यह खबर किसी भयानक सपने जैसी थी कि उनकी शांत दुनिया पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जुन वुमिंग ने सन्नाटा तोड़ा और झुककर बोले, अगर ईस्टर्न डिवाइन रीजन खतरे में है तो हम अपनी जान लगा देंगे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने हमारे लिए इतना सोचा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उनके बाद होली ईव्स रियल्म किंग, ग्लेज लाइट रियल्म किंग और श्राउडिंग स्काई रियल्म किंग ने भी खड़े होकर फुल सपोर्ट का वादा किया। देखते ही देखते पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन एक हो गया। ड्रैगन मोनार्क भी खड़े हुए और सीरियस टोन में बोले, यह मामला अजीब है, इसलिए मैं खुद प्राइमल केओस के एज पर जाकर चेक करूंगा। अगर फ्यूचर में सच में कोई खतरा आया तो ड्रैगन गॉड रियल्म हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। उनकी बात डिप्लोमेटिक थी। वो मदद तभी करेंगे जब खतरा सच में सामने आ जाएगा, उससे पहले रिसोर्सेज डोनेट नहीं करेंगे। फिर भी इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने उनका शुक्रिया अदा किया। अंत में ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने शितियन से पूछा। शितियन ने अपनी टिपिकल एरोगेंट स्माइल के साथ कहा, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं थप्पड़ मार देता, पर चूंकि इटर्नल हेवन गॉड एम्परर कह रहे हैं तो मैं क्रैक वाली बात मानता हूं। लेकिन वॉल अपने आप टूटी, ये तो जोक है। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर हल्का सा मुस्कुराए। मैं भी यही दुआ करता हूं कि यह सिर्फ मेरा वहम हो। उनकी नजरें दूर ईस्ट की तरफ थी। उन्होंने एक बात सबसे छुपाई थी। सिर्फ हेवनली मिस्ट्री एल्डर्स को ही एंजाइटी नहीं हो रही थी, बल्कि खुद इटर्नल हेवन पर्ल की स्पिरिट भी डर से कांप रही थी। इटर्नल हेवन पर्ल के अंदर, जहां सेकेंड राउंड के प्रिलिमिनरीज चल रहे थे, चारों तरफ भयंकर मारकाट मची हुई थी, क्योंकि हर किसी को इटर्नल हेवन डिवाइन रियल में एंट्री चाहिए थी। लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, लेकिन युनचे भाई, ये बंदा पूरे बैटलफील्ड में अकेला ऐसा था जो बिल्कुल चिल मार रहा था। सीन यह है कि मून स्प्लिटिंग कैस्केड की मदद से वो पूरी तरह इनविजिबल था। किसी को उसकी हवा तक नहीं लग रही थी, तो अटैक करने का सवाल ही नहीं उठता। सेकंड राउंड सिर्फ 3 दिन का था और अब टाइम खत्म होने वाला था। युनचे ने चुपके से रैंकिंग लिस्ट चेक की और फर्स्ट प्लेस वाले के सोल ऑब्स देखकर उसका दिमाग सन्न रह गया। फर्स्ट प्लेस पर अभी भी लुओ चांगशन था, जिसके पास 10 करोड़ से ज्यादा सोल ऑब्स थे। इस राउंड में नियम बहुत क्रूर थे। ताकतवर लोग कमजोरों को लूट रहे थे, और जिनके पास पहले से सोल ऑब्स थे वो शिकार बन रहे थे। खैर, युनचे को दूसरों से मतलब नहीं था। उसने हु पोयुन का रैंक चेक किया। वो 73वें नंबर पर था, मतलब सेफ था। फिर युनचे की नजर उस नाम पर गई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, वो गुइके। और भाई साहब, उसका रैंक देखकर युनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुइके इस वक्त 19वें रैंक पर था। इसे कहते हैं असली टैलेंट। पिछली बार युनचे ने उसे मारकर रैंक गिरा दिया था, लेकिन इस बंदे ने फिर से कमबैक किया और टॉप 20 में जगह बना ली। उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा सोल ऑब्स थे। युनचे ने तुरंत हिसाब लगाया, अगर वो अभी वू गुइके को मारता है तो उसे सीधे 1.5 करोड़ सोल ऑब्स मिलेंगे।
मतलब वो टॉप 300 में आराम से पहुंच जाएगा। युनचे ने मन ही मन सोचा, ये वू गुइके तो सच में पिछले 10 जन्मों का कोई पुण्य आत्मा है जो मेरा भला करने आया है। बिना एक पल गवाए युनचे उसी जगह की तरफ उड़ चला जो उसने 3 दिन पहले मीटिंग के लिए फिक्स की थी। उसने सोचा कि क्या वो गुइके को इनाम के तौर पर वो प्रोफाइन स्टोन वापस दे दे, लेकिन फिर सोचा, नहीं यार, ऐसे भले इंसान को पकड़कर रखना ही सही है, क्या पता फ्यूचर में फिर काम आ जाए। जैसे ही युनचे वहां पहुंचा, उसने देखा कि वू गुइके पहले से वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। मतलब डर का लेवल देखो। वो प्रोफाइन इमेजरी स्टोन में कैद अपनी उस शर्मनाक वीडियो से इतना डरा हुआ था कि लेट होने की हिम्मत भी नहीं कर सका। वो एक ग्रेट रियल्म किंग का बेटा था, एक जीनियस, लेकिन युनचे के हाथ में उसकी जो नस दबी थी, उससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। युनचे ने एक बड़े पत्थर के पीछे अपनी इनविजिबिलिटी हटाई और धीरे धीरे वू गुइके की तरफ बढ़ा। वू गुइके का चेहरा गुस्से और अपमान से काला पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने युनचे को देखा, उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने गाली नहीं दी। बस भारी आवाज में बोला, जल्दी हमला करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वू गुइके ने पिछले 3 दिन में अपना गुस्सा और नफरत काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। उसे पता था कि इस वक्त हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसने सोच लिया था कि एक बार इटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म से बाहर निकल जाए, फिर वो युनचे को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अभी उसे अपना ईगो साइड में रखकर मरना ही था। युनचे को भी बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पलक झपकते ही वू गुइके के पीछे पहुंच गया। वू गुइके ने भी अपनी बॉडी से सारी प्रोफाइंड एनर्जी हटा ली। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस एक जहरीली आवाज में बोला, ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद तुमने फिर से उस प्रोफाइन इमेजरी स्टोन का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुमसे लड़ूंगा। मेरी तो सिर्फ इज्जत जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो हाल होगा, तुम्हारे साथ वालों को दफनाने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। लेकिन युनचे को इन धमकियों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना एक शब्द बोले सीधे वू गुइके की पीठ पर एक जोरदार पाम अटैक कर दिया। एक भयानक धमाके के साथ वू गुइके की बॉडी कमर से 2 हिस्सों में टूट गई, जैसे कोई सड़ी हुई लकड़ी हो। उसका ऊपर का हिस्सा जमीन पर गिरा, लेकिन वो अभी मरा नहीं था। दर्द से तड़पते हुए उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मुझे दोष मत देना, तुम जैसा ट्रैश टॉप 1000 में आ भी गया तो भी पूरी दुनिया के लिए मजाक बनकर रह जाएगा। इटर्नल हेवन डिवाइन रियल में घुसना तुम्हारे लिए बस एक सपना है। युनचे ने उसकी बकवास पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और एक और पाम अटैक मारा। इस बार वू गुइके का बचा कुचा शरीर भी चकनाचूर हो गया। एक सफेद रोशनी चमकी और उसकी लाश गायब हो गई। उसी वक्त युनचे के सोल ऑब्स की गिनती रॉकेट की स्पीड से ऊपर भागी और सीधे 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। रैंकिंग लिस्ट में उसका नाम नीचे से उछलकर सीधे 253वें नंबर पर आ गया। युनचे ने राहत की सांस ली। उसका काम हो गया था। उसने एक ही बंदे को 2 बार लूट कर अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया था। हाँ, ये चीटिंग थी और युनचे को खुद ऐसे काम पसंद नहीं थे, लेकिन जैस्मीन से मिलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब प्रिलिमिनरीज खत्म होने में 2 घंटे बचे थे। युनचे ने तुरंत अपनी इनविजिबिलिटी फिर से एक्टिवेट की और एक सेफ जगह ढूंढकर बैठ गया। वो वहां शांति से छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर आसमान में 2 लड़कियों पर पड़ी। एक आवाज बहुत ही सुरीली और प्यारी थी, दीदी, खत्म होने वाला है, क्या आपको और पॉइंट्स चाहिए? ये आवाज सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। दूसरी आवाज थोड़ी मैच्योर और ठंडी थी, बिल्कुल, जुन शिलेई और मेरे पॉइंट्स में बहुत कम अंतर है। अगर मैंने ढील दी तो वो आगे निकल जाएगी। युनचे ने ध्यान से देखा। वो कोई और नहीं, ग्लेज लाइट रियल्म की प्रिंसेस और ईस्टर्न रीजन के 4 गॉड चिल्ड्रन में से एक शुई यिंगयुए थी, और उसके साथ वो 15 साल की छोटी लड़की थी, शुई मेइन, जिसकी काली आंखें किसी जादुई झील जैसी थी। युनचे हैरान था कि ये छोटी बच्ची भी सेकंड राउंड में पहुंच गई। मतलब साफ था, इसकी बड़ी बहन शुई यिंगयुए ने इसे कैरी किया होगा। युनचे को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो, वो अकेला नहीं है जो जुगाड़ से यहां तक पहुंचा है। ये दोनों बहनें भी टीम अप कर रही हैं। युनचे की नजर उस छोटी लड़की शुई मेइन पर टिकी रही। उसने बैटलफील्ड के नियम का यूज करके उसका नाम कंफर्म किया, शुई मेइन। नाम तो प्यारा था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही युनचे अपनी नजर हटाने वाला था, शुई मेइन धीरे से घूमी। उसकी काली आंखें,
जिनमें तारों जैसी चमक थी, सीधे उस जगह पर आकर रुक गई जहां यूनचे छिपा हुआ था। यूनचे का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। क्या इसने मुझे देख लिया? नहीं भाई, इम्पॉसिबल है। यह बस एक इत्तेफाक होगा। यूनचे ने खुद को समझाया कि मून स्प्लिटिंग कैस्केड और हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग के साथ वो पूरी तरह गायब है, कोई उसे देख ही नहीं सकता। लेकिन पंगा यह था कि शुई मेइन की नजरें वहां से हट ही नहीं रही थी। शुई इंगिवे को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी स्पिरिट सेंस फैलाकर चेक किया, लेकिन उसे वहां कुछ महसूस नहीं हुआ। यूनचे ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की। वो धीरे से राइट साइड खिसका, लेकिन भाई रोंगटे खड़े करने वाला सीन हो गया। शुई मेइन की आंखें भी उसी के साथ साथ राइट साइड घूम गई। वो अभी भी सीधे यूनचे की आंखों में देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब यूनचे के पसीने छूट गए। उसे यकीन हो गया कि ये लड़की उसे देख सकती है, लेकिन कैसे? उसकी बहन, जो गॉड चाइल्ड है, वो उसे नहीं देख पा रही, लेकिन ये छोटी बच्ची उसे साफ देख रही है। यूनचे के पास 1,70,00,000 सोल ऑब्स थे। अगर इन दोनों बहनों ने उस पर हमला कर दिया तो वो मोटा शिकार बनकर रह जाएगा। भागने का तो कोई चांस ही नहीं था। तभी शुई मेइन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और नटखट मुस्कान आई। उसने अपनी बहन का हाथ खींचा और बोली, कुछ नहीं दीदी, मुझे बस एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान की याद आ गई। चलिए चलते हैं। शुई इंगिवे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसे लेकर आगे बढ़ गई। दूर जाते जाते शुई मेइन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसने यूनचे की तरफ देखकर एक स्वीट स्माइल दी और उसके होंठ हिले। इतनी दूर होने के बावजूद उसकी आवाज यूनचे के कानों में सीधे गूंजी, जैसे कोई सपना हो। बिग ब्रदर यूनचे, ऑल द बेस्ट। स्टार गॉड रियन की तरफ, जहां जैस्मीन आईने में खुद को देख रही थी। हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की पावर मिलने के बाद उसकी उम्र जैसे वही रुक गई थी। वो अभी भी वैसी ही दिखती थी जैसे पहली बार यूनचे से मिली थी, 13-14 साल की बच्ची। लेकिन उसकी आंखों का वो खूनी लाल रंग और उसकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने गले पर खून से सनी तलवार रख दी हो। तभी दरवाजे पर 2 बार हल्की दस्तक हुई। बाहर से एक डरी हुई आवाज आई, रॉयल सिस्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जैस्मीन ने बिना पलटे एक ही शब्द कहा, ठंडा और बेरहम, दफा हो जाओ। बाहर वाला बंदा, जो रिश्ते में उसका भाई लगता था, फिर भी बोलने की कोशिश करने लगा, रॉयल सिस्टर, मैं आखिर तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जैस्मीन की आवाज में किलिंग इंटेंट भर गया। इस प्रिंसेस का केवल एक ही बड़ा भाई था और वो मर चुका है। क्या तुम्हें भी मरना है? एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे बाहर खड़ा वो इंसान डर के मारे गिर पड़ा हो। वो कांपती आवाज में बस इतना बोला, तुम मजाक अच्छा करती हो, और वहां से दुम दबाकर भाग गया। स्टार गॉड हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बिग सिस, बिग सिस। दरवाजे को धड़ाम से खोलते हुए 7 रंगों के कपड़े पहने एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। पूरे स्टार गॉड रियल में सिर्फ एक ही इंसान था जो जैस्मीन के सामने इतनी मस्ती और लापरवाही दिखा सकता था, प्रिंसेस काइजी। यहां तक कि स्टार गॉड रियल किंग भी जैस्मीन के सामने संभल कर रहते थे, लेकिन काइजी को फुल छूट थी। जैस्मीन ने उसे इतनी हड़बड़ी में देखकर पूछा, क्या हुआ? काइजी का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। उसने जैस्मीन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिग सिस, प्रोफाइन गॉड कन्वेंशन का 2nd राउंड खत्म होने वाला है। इसके बाद कम्फर्ट गॉड स्टेज पर फाइट होगी। मुझे वो देखना है, प्लीज मेरे साथ चलो ना। जैस्मीन को यकीन नहीं हुआ। उनकी पावर लेवल के हिसाब से वो कंपटीशन बच्चों की लड़ाई जैसा था, तो काइजी को उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जैस्मीन ने साफ मना कर दिया, देखना है तो खुद जाओ। काइजी ने जिद पकड़ ली, और जब जैस्मीन ने थोड़ा सख्ती से पूछा कि वो असल बात बताए, तो काइजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास एक वजह है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। प्लीज बस एक बार मेरी बात मान लो। इसके बाद मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगी। असल बात यह थी कि काइजी ने स्टार टैबलेट पर यूनचे का नाम देख लिया था। पहले उसे लगा था कि यूनचे बाहर ही रहेगा, लेकिन जब उसने देखा कि यूनचे टॉप 300 में आ गया है और अब कम्फर्ट गॉड स्टेज पर जाने वाला है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो यूनचे को देखना चाहती थी। उसकी हालत देखकर जैस्मीन का दिल पिघल गया। उसने शर्त रखी कि ये आखिरी बार है जब वो उसकी जिद पूरी कर रही है। काइजी खुशी से झूम उठी। जैस्मीन का काइजी के लिए इतना स्ट्रिक्ट होना जायज था,
क्योंकि काइजी ने हेवनली वुल्फ स्टार गॉड की पावर इनहेरिट कर ली थी, जो जैस्मीन की नजर में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। दूसरी तरफ इटर्नल हेवन गॉड रियल में माहौल गर्म था। कंफर्ट गॉड स्टेज के ऊपर गॉड एम्परर्स आपस में बातें कर रहे थे। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कहा कि सेकेंड राउंड खत्म होने वाला है और जो 1000 लोग बचेंगे वो फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। तभी वहां ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने बताया कि उनकी बेटी भी आई है, लेकिन वो स्टेज पर नहीं आएगी, दूर से ही देखेगी। सब लोग हैरान थे। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर की बेटी कियान्ये यिंगर, जिसे गॉडेस कहा जाता है, उसकी खूबसूरती और ताकत के किस्से पूरे गॉड रियल में मशहूर थे। मून गॉड एम्परर ने मजाक में कहा, अच्छा है वो यहां नहीं आई, वरना सारे लड़के कंपटीशन छोड़कर उसे ही देखने लगते। सब हंसने लगे, लेकिन स्टार गॉड एम्परर का चेहरा गंभीर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियान्ये यिंगर जैसी हस्ती को इस कंपटीशन में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। सीन चेंज होता है बादलों के ऊपर, जहां एक गोल्डन फिगर हवा में खड़ी थी। वो कियान्ये यिंगर थी। उसने एक गोल्डन मास्क पहना हुआ था जो उसकी आंखों को छिपा रहा था, लेकिन उसके होंठ और बॉडी कर्व्स इतने परफेक्ट थे कि कोई भी पागल हो जाए। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो किसी सूखी हुई लाश जैसा दिखता था, अंकल गु। उसके पीछे 2 मेडसर्वेंट्स खड़ी थी, जिनकी ऑरा भी इतनी स्ट्रांग थी कि कई रियल किंग्स भी उनके सामने काम जाए। कियान्ये यिंगर ने नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। ड्रैगन मोनार्क और सदर्न रीजन का शितियन अंकल गु ने फटी हुई आवाज में पूछा कि क्या वो उनसे मिलना चाहेगी। कियान्ये यिंगर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, इस दुनिया में केवल एक ही इंसान है जिसके सामने मैं झुकती हूं, और वो मेरे पिता हैं। उसकी नजरें नीचे स्टेज पर टिकी थी, जैसे वो किसी खास चीज को ढूंढ रही हो। उसने धीरे से कहा, 9 प्रोफाइंड एक्विजिट बॉडी। अंकल गु की नजरों से कुछ नहीं छिप सकता। तभी इटर्नल हेवन पल के अंदर सेकेंड राउंड खत्म हुआ। वॉइस ऑफ इटर्नल हेवन गूंजी और बैटलफील्ड पर सन्नाटा छा गया। सारे पार्टिसिपेंट्स की पावर एकदम से गायब हो गई। अब रिजल्ट का टाइम था। जो लोग टॉप 1000 में नहीं आ पाए, उनकी प्रोजेक्शन गायब हो गई और उन्हें बाहर भेज दिया गया। अब मैदान में केवल 1000 लोग बचे थे और उनमें अपना यूनचे भी खड़ा था। उसने राहत की सांस ली। बच गया भाई, किसी तरह जुगाड़ लगाकर यहां तक पहुंच ही गया। सारे विनर्स को कंफर्ट गॉड स्टेज पर टेलीपोर्ट किया गया। वहां इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने सबका स्वागत किया और तीसरे राउंड के इंचार्ज को इंट्रोड्यूस किया, ऑनरेबल क्यू हुई। जैसे ही वो काला कपड़ा पहने आदमी खड़ा हुआ, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्यू हुई, जो इटर्नल हेवन रियल्म के एडजुडिकेटर्स का लीडर था। ये वही एडजुडिकेटर्स थे जिनसे वू गुई के डरता था। क्यू हुई का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स की हवा टाइट हो जाती थी। वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन में निष्पक्षता और क्रूरता का दूसरा नाम था। यूनचे को अब समझ आया कि वू गुई के उस वीडियो रिकॉर्डिंग से इतना क्यों डर रहा था। अगर वो वीडियो क्यू हुई जैसे इंसान के पास पहुंच जाती तो वू गुई के और उसका पूरा खानदान मुसीबत में आ जाता। खैर, स्टेज पर 1000 हेवन चोजन चिल्ड्रन प्रकट हुए। व्हाइट लाइट हटी और ऑडियंस को अपने बच्चों और डिसाइपल्स को देखने का मौका मिला। स्टेडियम में शोर मच गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। फ्लेम गॉड रियल्म के एरिया में हुआ रूली पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मेरा यूनर, शाबाश मेरे शेर, तूने गोल्डन क्रॉस सेक्ट का नाम रोशन कर दिया। वो इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हुओ पॉयुन का सेलेक्ट होना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। मू हुआनजी और बाकी एल्डर्स भी वहां मौजूद थे। मू हुआनजी हुओ रूली को बधाई दे रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, यून, अरे ये उसके बगल में बैठी मू बिंगयुन, जो हमेशा शांत रहती थी, झटके से अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उन हजारों लोगों की भीड़ में सबसे पीछे चुपचाप खड़ा हुआ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूनचे था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पहले लेवल वाला ये लड़का ईस्टर्न रीजन के टॉप 1000 मॉन्स्टर्स के बीच जिंदा कैसे खड़ा है। हुओ रूली, जो पागलों की तरह हंस रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हकलाने लगा, ये क्या हो रहा है भाई। दूसरी तरफ मू बिंगयुन का चेहरा भी बार बार रंग बदल रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। अगर ये कोई और सेक्ट होता
तो उन्हें खुशी होती कि उनका एक ऐसा डिसाइपल सेलेक्ट हो गया जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मू बिंगयुन को जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि वो यूनचे को वहां देखकर गहरे सदमे में थी। वजह साफ थी, यूनचे की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काफी देर तक शॉक में रहने के बाद मू बिंगयुन का दिल बैठ गया। उसे पक्का यकीन था कि यूनचे अपनी असली ताकत से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड पास कर ही नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसने कोई गलत तरीका अपनाया है। सीधे शब्दों में कहें तो चीटिंग। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।